तो आज का अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वही है जो पिछले साल तुमने पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन जो तुमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो वहीं से अपना चैप्टर शुरू होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें रिडॉक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इतना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मॉडर्न कंसेप्ट वाला ही तुम्हें याद रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी आइसोलेटेड और गैसियस एटम्स is known as oxidation and the element which get oxidized known as reducing agent. Similarly, gain of electron by any isolated gaseous atom or ions is known as reduction and the element which get reduced are known as oxidizing agent. तो ये याद रख लेना। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना। तो अब ये चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो नाम से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जरूर इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है? तो चैप्टर का स्टार्टिंग जो होता है बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल देखो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। लोअर क्लास में तुमने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं सुना होगा। जबकि यूज सबसे ज्यादा किसका करते हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। जो आजकल मोबाइल फोन हो गया या फिर ये वॉच, क्लॉक, इन सब में जो भी हम सेल यूज करते हो सारा का सारा क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां पे हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ किया है जिसको डैनियल या फिर गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। तो ये वही डैनियल या फिर गैल्वानिक सेल कहलाता है। तो डैनियल उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले इसको बनाया था। और गैल्वेनाइजेशन इसमें प्रोसेस होता है कि मीनिंग जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है, इसीलिए इसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन क्या है। तो द सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल चेंजेस थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। मीनिंग वह सेल जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, कैसे? केमिकल एनर्जी के थ्रू। और उसमें रिएक्शन कौन सा यूज करता है? रिडॉक्स रिएक्शन। उस सेल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डेफिनेशन लिख लेना, द सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल चेंजेस थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये हमें केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के लिए डैनियल या गैल्वानिक सेल, यहीं से अपना चैप्टर शुरू होता है। देखो ये क्या होता है, यहां पे देखो दो बीकर हमने बनाए हैं, बुक में भी तुम्हारा होगा। पहला बीकर में हमने क्या रखा है? पहले बीकर में जिंक की रॉड है जो किसके अंदर है? जिंक सल्फेट के अंदर है। दूसरे बीकर में क्या है? कॉपर की रॉड जो है कॉपर सल्फेट के अंदर है। इन दोनों को अगर हम वायर से जोड़ भी देंगे और ये बीच में ये यू शेप का ट्यूब तुम्हें दिखाई देगा, यू ट्यूब, जो रिवर्स यू ट्यूब है। तो अगर ये यूट्यूब नहीं लगा रहा है तो ऐसे अगर बैटरी बना दिए, गलती से लैब में गए, दोनों इलेक्ट्रोड डाला और ऐसे कनेक्शन जोड़ दिया, तो ये बैटरी तुम्हारा 2-4 मिनट में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा और फिर डेड हो जाएगा। फिर इसको, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो कराएगा। और रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो दूसरी तरफ से वापस भी आ जाए। तो इसमें ये सारा प्रोसीजर होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो ये जो है, पहले जिंक सल्फेट को हमने, जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन 1 मोलर ले लिया, इधर कॉपर सल्फेट का 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ले लिया। इसमें हमने जिंक की रॉड डीप की, इसमें कॉपर की रॉड डीप की, और फिर इसमें एक यू शेप का रिवर्स ट्यूब लगा दिया जिसको हम कहेंगे सॉल्ट ब्रिज। तो ये वाला जो अपना फंक्शन बीच में जो तुम्हें दिखाई देता है इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज होता है। यही ब्रिज जो होता है रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है। तो जो ही हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो होगा क्या? इधर हमने सॉल्ट ब्रिज ले लिया, दोनों इलेक्ट्रोड को भी ऐड कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन को भी ऐड कर दिया। अब देखो ये क्या है, सबसे पहले जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें चेक करना जिंक और कॉपर में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी देखो सीरीज 9th क्लास से शुरू हो जाता है, 10th क्लास 9th क्लास दोनों में होगा। तो तुम देखे होगे ऐसे पोटेशियम,
फिर सोडियम, उसमें जब तुम नीचे आओगे तो जिंक होगा, फिर बीच में हाइड्रोजन होगा, फिर उसके नीचे कॉपर होगा, यानी कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होता है। तो जो ही हम कनेक्शन को ऑन करेंगे, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जस्ट वो क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगा। यानी ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, ये टूटना शुरू होता है। देखो बैटरी में रियली में कुछ खराब वराब नहीं होता, बैटरी में सिर्फ एक ही चीज खराब होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, सिर्फ इलेक्ट्रोड खराब होगा, अभी मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोड अगर हम बदल दे तो बैटरी जितने बार चाहे उतने, चाहे तो 10-20 साल तक एक ही बैटरी यूज कर सकते हैं। तो जो ही हम ऐड करेंगे तो ये जो जिंक का हमने स्ट्रिप दिखा है, लिया है, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये अपने आप को देखो जिंक सॉलिड लिखा है, तो ये जो जिंक सॉलिड है अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब अभी मैंने बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक वाला अपने आप को ऑक्सीडाइज करके देखो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन, अभी ये इलेक्ट्रॉन देने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर एनोड के नाम से जानेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में तो रिपल्सन होता है। तो यहां पे ये दूसरा इलेक्ट्रोड हमने एज्यूम कर लिया कैथोड है, जो इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन याद रखना है कि ये जो कॉपर का मेटल है ना, इसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये तो देखो न्यूट्रल में स्टेबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन आया है उसको एक्सेप्ट करने वाला भी कोई आयंस या एटम होना चाहिए। तो ये तो मना कर दिया, ये कॉपर वाला कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो लेगा कौन। अब देखो कॉपर का ये जो इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4, Cu2+ का कलर पता होगा तुम्हें, ब्लू कलर होता है, तो ये अपने आप को एक्वस सोल्यूशन में Cu2+ और SO4 2- में ब्रेक डाउन करता है। तो जो ये कॉपर का आयन जनरेट होता है कॉपर इलेक्ट्रोलाइट से, वो इस दो इलेक्ट्रॉन को, इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट किया है, तो ये जो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आया है उसको एक्सेप्ट किया है कौन, इसके अंदर बैठा हुआ क्यूप्रस आयंस है, और वो क्यूप्रस आयन अब जाके इस इलेक्ट्रोड पे बैठ जाएगा। तो धीरे धीरे देखो ये वाला इलेक्ट्रोड जो है, अभी जो हम फंक्शन कर रहे हैं, ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है, इस केस में ये कैथोड वाला इलेक्ट्रोड मोटा होता जाएगा और एनोड वाला पतला होता जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां बैठ गया, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया। अब वापस कौन करेगा, वापस करने के लिए अब इसी में एक और आयंस प्रेजेंट है SO4 2-, लेकिन इसका कंडीशन है ये कि सॉलिड स्टेट में पहले इसमें एक वायर लगाया गया था ये सॉल्ट ब्रिज के जगह पे, लेकिन जो ये आयंस का कंडीशन होता है ये एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, मतलब -2 चार्ज जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। तो यहां पे वायर लगाया गया, कोई वर्क नहीं हुआ, फिर ज्यादा रिसर्च किया गया, पाया गया कि ये एक्वस फॉर्म में ही अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये एक यू शेप का ट्यूब बनाया गया और उसमें फिर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट भरे गए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरते थे इधर से गिर जा रहा था, कहां पे रुक पाएगा, देखो यू शेप का ट्यूब है। तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग देखे होगे कि स्टेट ऑफ मैटर जेली, जैम जेली जो खाते हो दिखने में सॉलिड लगता है, लेकिन रियली में वो क्या है, वो लिक्विड स्टेट होता है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये इसमें जेली लाइक, जेली को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, अगर 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 का मतलब समझ लेना, जेली JELLY, जो जेली वाली टॉफी खाते हैं वही। अगर अगर सोल्यूशन किसका भरा गया, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड, और भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अभी आया था जेईई मेन में कि इसी का यूज क्यों हम करते हैं। तो बच्चों ऐसे सॉल्ट का यूज किया गया जिसमें केटायन और एनायन दोनों का जो स्पीड होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकता, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होने से क्या फायदा मिलेगा, दोनों इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज की डेंसिटी है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इक्विवेलेंट लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी तो सेल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सकता है। तो सॉल्ट ब्रिज का इसीलिए देखो, सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन आता है लिखने के लिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो इसमें इस चैप्टर में से पहला थ्योरी यही आता है। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ सेल एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा देता है, तो यही काम होता है। तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसको बार बार हम यूज कर लेंगे। अब देखो हुआ क्या है, तो यहां पे अपना जो एनोड है, एनोड का रिएक्शन मैंने लिखा है क्या, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है याद रखना है, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर तुम पढ़े होगे तो वहां पे एनोड
पॉजिटिव होता है, वो उल्टा होता है, रिवर्स करंट होता है। चार्जिंग के केस में ये वैसा ही बिहेव करता है। और कैथोड पे देखो कौन सा रिएक्शन हुआ है, तो कैथोड जो अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहां पे इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। कैथोड किस डायरेक्शन में है, देखो राइट डायरेक्शन में, और एनोड किस डायरेक्शन में, इधर लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ओवरऑल पहले रिएक्शन लिखना, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे, पहले एनोड वाले का कॉपी किया, फिर कैथोड वाले का कॉपी किया। अब दोनों इक्वेशन को ऐसे जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। यहां पे तो दो दो है तो कैंसिल हो जाएगा, कभी कभी एक भी हो सकता है, तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ओवरऑल ऐसे तुम जोड़ोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आया है उसको सेल के फॉर्म में लिखने का जो तरीका है, देखो यहां पे मैं बता दे रहा, ये जिंक सॉलिड ही तो चेंज किसमें हुआ है, जिंक 2+, तो ऐसे लिख देना Zn2+, और यहां लिख देना एक्वस लिखा रहता। फिर ये डबल लाइन बनाया जाता है किसके लिए, डबल लाइन का यूज होता है बच्चों सॉल्ट ब्रिज का। और फिर दोबारा इधर लिख सकते हो कि इधर Cu2+ और Cu सॉलिड में चेंज हो गया है। इससे दोबारा जब ये नॉर्मल इक्वेशन लिखना होता है तो हमेशा ये लिखो 1 2 3 4 ऐसे नंबर नोट कर लेना। पहले से तीसरे को जोड़ोगे तो R फॉर रिएक्टेंट देखना, देखो Zn(Cu2+) रिएक्टेंट हो गया कि नहीं, और दूसरे से चौथे को जोड़ोगे तो P फॉर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इससे ये इस फॉर्म में हम चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर इससे इस फॉर्म में, वैसे हमारा क्वेश्चन 99% ऐसे आएगा, इसको कहते हैं सेल रिएक्शन। अब इसके बाद ये जो सेल बनाया इसका ईएमएफ कितना आया, तो इसका ईएमएफ निकालने के लिए अभी जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ ही निकाल सकते हैं, और जो हमें पहले से कैलकुलेटेड होता है। कैलकुलेशन करने का मेथड आगे हम बना देंगे कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ निकालने का, जो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का जो प्रोसीजर है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बेसिस पे किया जाता है। तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूला ये है कि इसका ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है आइडियल कंडीशन पे निकालने का तरीका राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि ये राइट वाले में से लेफ्ट को माइनस करना है, या कैथोड माइनस एनोड, राइट में कैथोड है और इधर एनोड है, एनोड माइनस करना है। लेकिन ये दोनों तुम याद नहीं रख पाओगे। तुम्हें क्या याद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया माइनस जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो हम जो पढ़ रहे हैं डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए ये ई नॉट वैल्यू गिवन रहेगा, ये कभी याद नहीं रखना है, कभी हर एक एग्जाम में वैल्यू गिवन रहता है, बहुत ज्यादा होता है टेबल वाइज। तो ये टेबल से मैंने लिख दिया कि जिंक का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल 0.76 नेगेटिव के साथ, और कॉपर का है पॉजिटिव के साथ 0.34। अब हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो यहां पे वही रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन को हमने कर दिया, रिडक्शन वाले का 0.34, ऑक्सीडेशन का माइनस ऑफ 0.76, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ने के बाद ये 1.10 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि अभी जो डेनियल सेल है इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1.1 वोल्ट है। तो ऐसे हम इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड आउट कर लेंगे। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं ये सेल बेनिफिशियल है, फिजिबल है। अगर यही निगेटिव आ जाएगा, कभी कभी आएगा, अभी आगे हम बताएंगे कब आएगा, तो निगेटिव आ जाएगा तो ये सेल फिजिबल नहीं है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कि जो भी सेल हम बनाए उसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाए। अब इसको और अधिक डिटेल में पढ़ने के लिए अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट इक्वेशन बताऊंगा, उसके थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ के रखो।